स्वागत है। आज के सेशन में बात करेंगे हिस्ट्री की। भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, मतलब एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जो है 1453 से 1885 तक, 1885 से 1947 तक। हम अभी चर्चा करेंगे 1885 से 1947 तक की इम्पोर्टेंट घटनाओं के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, मतलब 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए.ओ. ह्यूम ने की। ह्यूम एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ऑफिसर थे और कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन एक्चुअली पूना में होने वाला था, पर पूना में प्लेग नाम की महामारी फैल गई थी, इसलिए इसका अधिवेशन का जो प्लेस है वो पूना की जगह बम्बई में शिफ्ट किया गया। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में टोटल 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और कांग्रेस जो है, इनिशियली नाम कांग्रेस का इंडियन नेशनल यूनियन था। 1885 में ह्यूम ने अपनी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल यूनियन बताया था, पर दादा भाई नेहरू जी के सुझाव पर पहले अधिवेशन मतलब बम्बई में इसका नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना के पीछे ह्यूम का क्या उद्देश्य था, इसके बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत मिलते हैं, थ्योरीज मिलती हैं। कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज को डिस्कस करते हैं, जैसे 4 प्रमुख थ्योरीज हैं। जैसे पहली थ्योरी ये कहती है, पहली थ्योरी जिनमें कुछ विद्वान, जिनमें गुरमुख निहाल सिंह, मिसेस एनी बेसेंट, ये विद्वान ये मानते थे कि ह्यूम अंग्रेज होते हुए भी भारतीयों के मन में भारतीयों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, सहानुभूति रखता था। इसलिए ह्यूम ने भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का गठन किया। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि कुछ विद्वान, जिनमें लाला लाजपत राय जैसे जैसे लोग थे, वो ये मानते थे कि ह्यूम ने कांग्रेस का गठन ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सेफ्टी वॉल मतलब सुरक्षा कवच के रूप में किया। और इस मत का समर्थन ह्यूम के जीवनी लेखक विलियम वेंडरबर्न ने भी किया। तीसरी थ्योरी जैसे कहती है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी मानते थे, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वो ये मानते थे कि ह्यूम प्रारंभ में कांग्रेस का गठन एक सामाजिक संघ के रूप में करना चाहता था, पर बाद में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन की एडवाइस पर ह्यूम ने कांग्रेस का गठन सामाजिक संघ के रूप में ना करके एक राजनीतिक दल के रूप में किया। चौथा सिद्धांत तड़ित चालक सिद्धांत है, जो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। अच्छा, इन सभी मतों में लाला लाजपत राय द्वारा प्रतिपादित सुरक्षा कवच मतलब सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी सबसे ज़्यादा सही मानी जाती है। अब बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरणों की। इंडियन नेशनल मूवमेंट को विद्वानों ने 3 चरणों में बांटा है। पहला 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1947। 1885 से 1905 तक के पहला जो चरण है, पहला जो स्टेप है, उसे उदारवादी युग मतलब लिबरल यानी मॉडरेट फेज भी कहा जाता है। 1905 से 1919 इस ड्यूरेशन को एक्सट्रीमिस्ट इरा कहा जाता है। 1919 से 1947 इसे गांधीयन इरा कहा जाता है। तो इस सेशन में हम बात करेंगे उदारवादी युग के बारे में, यानी मतलब 1885 से 1905 तक। 1885 से लेकर 1905 तक के इन काल को, इस ड्यूरेशन को उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि इस ड्यूरेशन पे कांग्रेस का नेतृत्व या राष्ट्रीय मूवमेंट का नेतृत्व उदारवादी नेताओं के हाथ में था। इन उदारवादी नेताओं में कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये इस तरीके के उदारवादी नेता थे। अगर इन उदारवादी नेताओं की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो इनकी मोटा मोटा ये विशेषताएं थी। उदारवादी नेता ब्रिटिश सम्राट के प्रति स्वामी भक्त थे। उदारवादी नेता अंग्रेजों को ईमानदार और न्यायप्रिय मानते थे। उदारवादी नेता पाश्चात्य संस्कृति मीन्स वेस्टर्न कल्चर से अफेक्टेड थे। ये उदारवादी नेता भारत के लिए ब्रिटिश शासन को
आवश्यक मानते थे। यहाँ तक कि गोपाल कृष्ण गोखले तो कहा करते थे कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए एक वरदान है। उदारवादी नेताओं की डिमांड्स के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ मुख्य डिमांड्स इस तरीके से थी कि एक तो ये कि इंग्लैंड की तरह भारत में भी प्रतिनिधित्व संस्थाओं मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का गठन किया जाए, भारतीयों को भी उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाए, व्यवस्थापिका में चुने हुए मतलब इलेक्टेड सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, फोर्थ आयात शुल्क मतलब इंपोर्ट टैक्स में वृद्धि की जाए, पांचवा भारत परिषद को समाप्त किया जाए। अच्छा, इन मांगों को मनवाने के लिए उदारवादियों ने जिस टेक्निक का यूज किया वो थी बहुत प्लीजेंट टाइप वाली थी। मतलब जैसे प्रार्थना पत्र देना, ब्रिटिश सरकार को प्रार्थना पत्र दे दिया, सम्मति पत्र दे दिया, बात नहीं बनी तो शिष्टमंडल भेज दिया। मतलब अगर टेक्निक के बारे में अगर हम बात करें तो उदारवादियों की टेक्निक क्या थी? प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, शिष्टमंडल। अच्छा, उदारवादी नेताओं की उपलब्धि का जहाँ तक प्रश्न है तो उदारवादी नेताओं को अपनी मांगे मनवाने में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये इस ड्यूरेशन में मतलब 1885 से 1905 तक के काल में मतलब इन 20 सालों में सिर्फ एक ब्रिटिश संसद ने एक 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया और वो भी इन उदारवादी नेताओं को पूर्ण संतुष्ट नहीं कर पाया। यानी अगर हम बात करें, समझें बात को, तो उदारवादी नेताओं को अपनी मांगों को मनवाने में विशेष सफलता नहीं मिली। किंतु इसके बावजूद भी उदारवादी नेताओं की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने इस काल में धीरे धीरे कांग्रेस की जड़ों को मजबूत किया, पूरे देश में एक राजनीतिक जागृति पैदा की, भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म तैयार किया। और विद्वान यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर ये 20 साल नहीं होते, मतलब ये जो प्रथम चरण की हम जो बात कर रहे हैं 1885 से 1905 तक का जो ड्यूरेशन है, अगर ये उदारवादी युग नहीं होता, अगर लिबरल जो लीडर्स हैं ये अगर नहीं होते, अगर इनका अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो आगे जाकर महात्मा गांधी भी सफल आंदोलन नहीं चला सकते थे। अगला जो चरण आता है वो है एक्सट्रीमिस्ट एरा, जो कि है 1905 से 1919 तक। अगले सेशन में हम बात करेंगे उग्रवादी युग के बारे में, 1905 से 1919 तक की इम्पोर्टेंट घटनाओं के बारे में।